देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि उनका ओमिक्रॉन है या नहीं। केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ओमिक्रॉन के खतरे वाली लिस्ट में भारत ने अब 14 देशों को शुमार किया है। इन देशों से आने वाले मुसाफिरों के लिए अलग गाइडलाइंस है, जो 1 दिसंबर से ही लागू हो गई है। यहां से आने वाले सभी यात्रियों के एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जा रही है। कल शाम 4 बजे तक खतरे वाले देशों से भारत के लिए कुल 11 फ्लाइट पहुंची। इन फ्लाइट से आने वाले सभी 3,476 यात्रियों की जांच की गई, जिनमें से 6 लोगों में कोरोना मिला। कोरोना की नई गाइडलाइंस के अमल में आने के बाद देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कल अफरा तफरी दिखी। कोरोना की जांच के इंतजाम कम थे, इसलिए बाहर आने से पहले कोरोना जांच के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। यूपी में एयरपोर्ट के बाद अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी RT-PCR जांच होगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में मास्क को अनिवार्य करने और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने बैठक में कहा कि दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की RT-PCR जांच की जाएगी। लोकसभा में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और इसके खतरे को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हालात और इससे निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों पर जवाब भी देंगे। बुधवार को ही राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। ये फैसला ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया है। सरकार ने करीब 619 दिन से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगा रखा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 30 देशों में दस्तक दे चुका है। अमेरिका में भी इसके मरीज की पुष्टि हो चुकी है। कई देशों ने ट्रैवल बैन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। जापान ने सभी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। – 2024 के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे का चेहरा बनने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कल ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि कांग्रेस के नेता जमीन पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बाकी पार्टियों को एक साथ आना होगा। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। ममता के विपक्ष के नेताओं से मिलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने साफ किया कि बीजेपी को बिना कांग्रेस के नहीं हराया जा सकता। वहीं शिवसेना और एनसीपी के नेता इसे एक सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर अंदरूनी कलह का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने पंजाब में बड़ी सेंधमारी की है। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम सहित दूसरे नेताओं ने सिरसा को बीजेपी में शामिल किया। इस मौके पर शेखावत ने कहा कि सिरसा के आने से पंजाब में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, जहां एक बार फिर से भारी हंगामे के आसार हैं। सत्र के तीसरे दिन भी संसद में गतिरोध जारी है, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सुबह 10 बजे से ही संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद जुट गए और केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके तहत राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानून की वापसी पर मुहर लगा दी है, जिसके साथ ही कानून रद्द हो गया है। उधर किसान आंदोलन को वापस लेने को लेकर किसान संगठनों में मतभेद बढ़ता जा रहा है। कल सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक को टाल दिया गया। राकेश टिकैत MSP कानून को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। वहीं पंजाब के किसानों का रुख नर्म दिखाई दे रहा है। 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में किसान अपना रुख साफ करेंगे। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को। हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा। राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, MSP गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत न जाने वाला है, न
जागा, यहीं रहेगा। महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस ने 12 दिसंबर को दिल्ली के द्वारका में महंगाई हटाओ देश बचाओ रैली का ऐलान किया था। इसकी तैयारी जोर शोरों से की जा रही थी। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अपने 2 हफ्ते चले जन जागरण अभियान को खत्म करने के लिए मेगा रैली का ऐलान किया था। यूपी के चुनाव में फिर मंदिर काट चला गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से सियासी खलबली मच गई। मौर्य ने लिखा कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। असल में मथुरा की ईदगाह मस्जिद जिस जगह बनी हुई है दरअसल वो कृष्ण जन्मभूमि है और इसी विवाद को हवा दे दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। यूपी में आज सियासी दिग्गजों की रैलियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बीजेपी की रैली होगी। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहारनपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका शिरकत करेंगी। प्रियंका का मकसद मुरादाबाद से वेस्ट यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उनके साथ मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव आज ललितपुर में होंगे जहां उनकी रैली है। शीतकालीन सत्र में सांसदों के निलंबन पर गतिरोध नहीं थम रहा। विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर है और माफी नहीं मांगने की बात कर रहा है। दलील यही है कि गलती पर माफी नहीं मांगी जाती है, पर जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की। उधर सरकार की मंशा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन की वापसी नहीं हो सकती। राज्यसभा सभापति ने भी माफी के बिना निलंबन वापसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी के वाराणसी में एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। यहां गिरफ्तारी के बाद जब स्कूल के मैनेजर को पेश करने के लिए लाया गया तो लोगों ने मैनेजर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बता दें कि स्कूल के स्वीपर ने 3 साल की बच्ची से रेप किया है। स्वीपर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मैनेजर की गिरफ्तारी बुधवार को हुई। लेकिन जब उसे पेश करने के लिए कोर्ट में लाया गया तो लोगों का गुस्सा मैनेजर पर फूट पड़ा। बाड़मेर में एक अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाए गए शख्स पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि युवक को दिन दहाड़े कुछ लोगों ने अपहरण किया था, मगर पुलिस की मुस्तैदी से आरोपियों ने इसे पीटकर सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रेम प्रसंग के चलते उनका अपहरण हुआ और उसे पीटा गया, मगर अब नया मोड़ आया है। उसी युवक पर रेप का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। यूपी के जौनपुर में एक ऑटो वाले की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि किराए को लेकर ऑटो वाले की दबंगों से बहस हुई थी। इसी बहस ने खूनी रूप ले लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में हीरा हवाली कर रही है। यूपी के औरैया में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सहायक थाना क्षेत्र के बहलोलपुर में महिला अपने पति से अलग रहती थी। उसका एक शख्स से प्रेम प्रसंग था, मगर प्रेमी को प्रेमिका पर शक था। आरोपों के मुताबिक इसी शक के चलते उसने धारदार हथियार से महिला पर हमला किया। महिला को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, मगर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बाराबंकी में एक इंटर कॉलेज के मैनेजर ने सरेआम छात्र छात्राओं और उनके परिजनों पर रिवॉल्वर से गोली चला दी। मामला मसौली थाना क्षेत्र का है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे ये मैनेजर गोली चला रहा है। कुछ रोज पहले भी फीस को लेकर मैनेजर ने छात्राओं को भद्दी गालियां दी थी और उनके परिजनों को डंडा लेकर दौड़ा लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सीमा के पास बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती का आरोप लगाया है। मॉस्को ने बयान जारी कर कहा है कि डोनबास इलाके में यूक्रेन ने अपनी आधी सेना तैनात कर दी है। लगभग 1.25 लाख जवानों की यूक्रेन ने तैनाती की है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन को चेतावनी दी है। कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही कहा कि एक स्वतंत्र ताइवान दुनिया के लिए अच्छा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को कोई कम न आके। तालिबान ने अमेरिका से दोहा समझौते का सम्मान करने की बात कही।
तालिबान ने बयान जारी कर याद दिलाया कि दोहा समझौते में तालिबानी नेताओं को ब्लैक लिस्ट से हटाने की बात थी। इस लिस्ट की वजह से तालिबानी नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। 33 देशों से गैर अमेरिकी नागरिकों के अमेरिका में आने पर बैन लगा दिया गया है। चीन, भारत समेत कई यूरोपीय अफ्रीकी देशों पर यह बैन लगा है। हाल के दिनों में बाइडेन प्रशासन पर अमेरिका के मित्र देशों ने बैन हटाने की मांग की थी। सऊदी अरब में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मिला। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज नेटवर्क की माने तो ये मामला उत्तरी अफ्रीकी देश से आए एक शख्स में मिला है। मलेशिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी गई। ट्रैवल बैन 8 अफ्रीकी देशों पर लागू होगा। आने वाले दिनों में कई और देशों पर बैन लगाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। दक्षिण कोरिया में कोरोना विस्फोट हुआ है। पहली बार 5123 मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक इस देश में एक दिन में इतने अधिक मामले नहीं आए थे। यहां आने वाले मामलों में ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खौफ के बीच फिजी ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। नाडी एयरपोर्ट पर पहुंचे पर्यटकों का जोरदार स्वागत हुआ। 20 महीनों बाद पर्यटन के लिए विदेशी नागरिकों को देश में आने की अनुमति मिली। विश्व एड्स दिवस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ हमदर्दी बरतने की अपील की। साथ ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में मौजूद एड्स पीड़ित लोगों की मदद करने की भी बात कही। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर वेटिकन में पोप संबोधन दे रहे थे। बाढ़ से बेहाल ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में बाढ़ का जबरदस्त कहर दिख रहा है। सड़कों से लेकर घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शीतकालीन सत्र में सांसदों के निलंबन का मामला अटका हुआ है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लामबंद है। दावा और दलील यही है कि गलती पर माफी मांगी जाती है, पर जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ क्या। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष की मोर्चेबंदी उस निलंबन के खिलाफ है जिसे संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला बताया गया है। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साजा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहा कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकलेंगे। अगर जब तक सामंती सुरूर और सन की गुरूर और सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के अहंकार से भरपूर बयान दिखाई पड़ते रहेंगे। सरकार की मंशा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन की वापसी नहीं। वहीं विपक्ष एक सुर में नो सॉरी की बात दोहरा रहा है। आज भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है और संसद के अंदर सियासी घमासान दिखा। राज्यसभा के अंदर से आई तस्वीरों को देखिए। This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have 0 hour very important issues. 10 important issues are there, special mentions are there. You don't want special mentions, you don't want 0 hour, you don't want house to run. राज्यसभा सभापति ने भी माफी के बिना निलंबन वापसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। What rule statements are not allowed. Karge, you know, a very important procedural issue relating to suspension of democratic. I heard you in rapt attention. Violation may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered. 256. राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो लोकसभा स्पीकर विपक्षी सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते नजर आए। आप
सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? राज्यसभा हो या लोकसभा, निलंबन के मुद्दे पर बार बार सदन स्थगित होता रहा, यानी विपक्ष और सरकार के बीच शीतकालीन सत्र में शीत युद्ध चलता रहा। हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हर हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते हैं, चल रहा है, उनकी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पर जाइए, ताजा रिव्यू सदस्यों का ये अधिकार है, आपसे बात कर रहे हैं वो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। ये सिक्के का एक पहलू है, जहां सरकार संसदीय मर्यादा को ढाल बनाकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को ढाल बनाकर विपक्ष अपनी करनी को सही ठहराकर सरकार पर प्रचंड प्रहार कर रहा है। लेकिन किसी सिक्के के दूसरे पहलू की तरह इस सियासी संग्राम का एक और सच भी है। याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा, जब विधानसभा के बाहर डमी सदन चलाया गया था, जब सदन के अंदर बीजेपी विधायकों पर हंगामे का आरोप लगा था, यानी मर्यादा और शुचिता को तार तार करने का आरोप तब बीजेपी पर लगा था, जो आज इन्हीं शब्दों की दुहाई दे रही है, वही जो विपक्ष आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, निलंबन पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के हंगामे के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया। यानी जैसा जिसे सूट करता है वैसा कानून पक्ष और विपक्ष वक्त के साथ लागू करता है। सवाल यही है कि तेरा लोकतंत्र और मेरा लोकतंत्र क्या है, क्योंकि सिद्धांतों के तराजू पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।